अगले दिन की सुबह उनके लिए खासी खुशगवार थी। नाश्ते के लिए आने वाले अपने साथ सरबंद खानों के डब्बे भी ले आ रहे थे। ये लो भाई, तुम्हारे मज़ेदार खाने खाकर हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं रही, ये सब बच गए। उम्मीद है वादी के रास्ते खुलने तक ये तुम्हारी ज़रूरत आराम से पूरी कर देंगे। उन्होंने खासा बड़ा बैग बाबर के हवाले करते हुए कहा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगले 3-4 दिनों तक वो शिकारियों से ये तोहफे वसूल करते रहे। इसी तरह उन्हें अच्छा खासा खुराक का ज़ख़ीरा मिल गया। अब तो अगली मर्तबा सीज़न में तुम्हारा होटल खुलेगा ना? एक ने पूछा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों की खिदमत अगले सीज़न भी करें, लेकिन इतना राशन जमा कर भी पाएंगे या नहीं, अभी कुछ कह नहीं सकते। इस सीज़न में जो आमदनी हुई है उससे जितना भी राशन आया ले आएंगे, लेकिन उससे पहले कर्जा भी उतारना होगा। इसी के लिए अभी कुछ नहीं कह सकते, बाबर ने तफसील से समझाया। ओ सर, आप लोगों ने जो खुराक के डब्बे दिए हैं उसके पैसे बताएं, हम अदायगी कर दें? जैगम ने पूछा। अरे नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, वो हमारी तरफ से तोहफ़ा समझ कर रखो। बस आइंदा सीज़न में तुम हमें इसी तरह खाने पीने के मामले में खुश रखना, यही उसकी कीमत समझ लो। दूसरे ने खुश दिली से कहा। सर, हमारी तो पूरी कोशिश होगी, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है, बाबर ने हंसते हुए कहा। ठीक है ठीक है, हम अच्छी उम्मीद लेकर जा रहे हैं। आज ट्रेन से हमारी रवानगी है, अब अगले सीज़न में मुलाकात होगी। वो तुम्हारा छोटा किधर है? उसको ये तोहफ़ा हमारी तरफ से देना। गोरे ने एक बड़ा सा शापर उसे थमाया। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बाबर और जैगम दोनों ने उन्हें दरवाजे तक जाकर रुखसत किया। वाह भाई वाह, सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक ही हो गया। यही सब कुछ सोचा था ना हमने। ऐश करेंगे उस मुफ्त माल पर। फ़िलहाल तो ये चॉकलेट खा, बादाम भरे हुए हैं इसमें। जैगम ने एक पैकेट खोलकर उस चॉकलेट अपने मुंह में रखा, दूसरा उसकी तरफ बढ़ा दिया। आहिस्ता आहिस्ता वो सब रवाना हो गए। ट्रेन की सीटी गूंजी और वो तीनों दौड़कर बाहर जाते और ट्रेन को स्टेशन पर आते और फिर वापस जाते देखते। मोटे मोटे जैकेट, गर्म टोपियां, भारी जूतों में अपने अपने बैग के साथ शिकारी स्टेशन की तरफ जाते नजर आए और ट्रेन उन्हें सिमट कर अपनी मंजिलों की तरफ ले जाती। 3-4 फेरों के बाद सारे ही शिकारी वापस चले गए। सारे कॉटेज वीरान हो गए, वादी खाली हो गई। इब्तदाई मौसम में आने वाले भेड़िए और लोमड़ियाँ पहले ही मदम हो गए थे। लोमड़ियाँ तो शायद सारी ही शिकार हो गई थी। भेड़िए भी कुछ मारे गए और बाकी लोमड़ियों का गोश्त खा खा कर इस कदर शिकम वसीर हो गए कि वो अपने इलाकों में जाकर भट्ठों में लंबी नींद सो गए। शिकारी लोमड़ियों का शिकार करके खाल उतार लेते और उन्हें कुछ नमकियात लगाकर महफूज कर लेते और उनका गोश्त वादी में दूर कहीं फेंक देते, जिसे भेड़िए बड़ी रुगबत से खा लेते थे। अब सीज़न ख़त्म होने पर लोमड़ियों का शिकार ख़त्म हो गया तो उन्हें खुराक मिलना बंद हो गई। चुनाचा वो वापस लौट गए अगली मर्तबा फिर आने के लिए। मौसम तेज़ी से बदल रहा था। धुला धुला नीला आसमान, ठरठरी बर्फीली ज़मीन पर सूरज की चमकदार धूप माहौल में बढ़ती खुशगवार हिद्दत के सबब तेज़ी से पिघल रही थी। और जहाँ से बर्फ़ पिघल कर ख़त्म हो रही थी वहाँ ज़मीन से ज़िंदगी की नमो फूटना शुरू हो गई थी। उन्हें जूनी के रहने के लिए कोई महफूज ठिकाना दरकार था। यार, ये जगह जगह इतने सारे कॉटेज खाली पड़े हुए हैं, हम कोई नया कॉटेज बनाने के मुकाबले में अगर इनमें से ही किसी कॉटेज को जूनी का ठिकाना बना दें तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? जैगम ने ख्याल ज़ाहिर किया। कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ये कौन सा किसी की मलकियत है, हमारे काफ़ी मेहनत बच जाएगी। बाबर उसकी बात से मुत्तफिक होते हुए बोला। चल फिर आज कामों से फारिग होकर चक्कर लगाते हैं और देखते हैं कोई मुनासिब घर। आज आपी भी हमारे साथ बाहर चलेंगी, अब तो ये आराम से चल फिर सकती हैं, टमी ने ऐलान किया। नहीं यार, अभी शायद ये इस काबिल नहीं है, ऊंचे नीचे रास्तों पर चल सके, टांग में तकलीफ ना हो जाए कहीं। नहीं, अब मैं आराम से चल फिर सकती हूँ, कोई तकलीफ़ नहीं है। वैसे भी 2-2.5 महीने हो गए आराम करते हुए, अब मैं पड़े पड़े बेजार हो गई हूँ। मैं चलूँगी आप लोगों के साथ, जूनी ने पुरएतमाद लहजे में कहा। हाँ, लेकिन अपने रिस्क पर। टांग में तकलीफ़ हो तो फिर हमें कुछ न कहना, क्योंकि हम सुनेंगे नहीं। जैगम हंसते हुए बोला। नहीं कहूँगी, चलें अब? जूनी ने आगे कदम बढ़ाते हुए कहा। ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्तों पर वो मुख्तलिफ कॉटेज को देखते हुए बढ़ रहे थे, अपने हिसाब से अपनी सहूलतों के पेश नज़र उन पर परख रहे थे
अचानक जोनी की दहशत ज़दा चीख सुनकर वो हड़बड़ा गए और पलट कर जोनी की तरफ दौड़े, जो उनसे कुछ फासले पर हवा से साख्ता सी खड़ी हुई किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रही थी। उन्होंने सर उठाकर थोड़ी बुलंदी पर नज़र आने वाले मंजर को देखा। रात की बारिश ने काफ़ी बर्फ़ पिघला दी। थोड़े फासले पर कुछ जमी हुई बर्फ़ से एक मर्दाना हाथ कोहनी तक लटका हुआ नजर आया, और उससे कुछ फासले पर जमी हुई बर्फ़ के अंदर एक चेहरा भी दिखाई दे रहा था। वो किसी की लाश है, ये यहाँ मर गया होगा, ऊपर बर्फ़ पड़ गई होगी, तो किसी को मालूम नहीं हुआ कि यहाँ कोई लाश भी है। अब बर्फ़ पिघलेगी तो ये पूरी की पूरी बाहर आ जाएगी। पता नहीं कौन है, लग तो कोई गैर मुल्की रहा है। जैगब ने बगौर देखते हुए तबसरा किया, ये यहाँ कैसे मर गया? चलो करीब से देखते हैं, शायद हम पहचान लें। हो सकता है ये हमारे होटल में आता रहा हो। बाबर ने आगे कदम बढ़ाए और उसकी नज़र सही हुई जोनी पर पड़ी। तुम क्यों रुक गई? वो लाश है और मरा हुआ आदमी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आओ हमारे साथ चलो। बाबर ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और उनके पीछे पीछे चल पड़ा। ओए, ये तो वही मोटा गंजा है जो हमारे होटल में आता था, और तो ये सबसे ज़्यादा शोर मचाता और खाता भी बहुत था। टमी ने करीब से बर्फ़ से झांका, उसका चेहरा देखते हुए कहा, अरे हाँ, ये वही है। ये कैसे मर गया? आखिरी दिन तक तो ये हमारे होटल में आता रहा है। आखिरी बार शायद डिनर के लिए आया था। जैगम को भी याद आ गया। हादसा? किस किस्म का हादसा? यहाँ तो एक ही किस्म के हादसे पेश आते हैं। भागती हुई लोमड़ियों पर गोली चलाने वाली गोलियाँ कोई सीमत नहीं रखती। ऐसी भोली भटकी गोलियों की जद में कभी कभी आ जाता है कोई शख्स, और कभी कभी आपस में खालों की छीना झपटी में झगड़ा हो जाता है। कभी पुरानी दुश्मनियाँ भी निकाली जाती हैं। वजह कुछ भी हो, हादसा एक ही होता है, गोली लगना। उसकी लाश में कहीं न कहीं कोई गोली का निशान ज़रूर होगा, सर में या सीने में। जैगब ने पेशन गोई की, ये बुलंदी से गिर के भी तो मर सकता था। टमी ने मुमकिना का जिक्र किया। भर भरी बर्फ में कोई कितनी बुलंदी से गिरे, चोट थोड़ी बहुत लगेगी, लेकिन मर नहीं सकता। जैगब ने उसका ख्याल रद्द कर दिया। फिर अब क्या हो गया? क्या पुलिस या उसके रिश्तेदार ढूंढने आएंगे यहाँ सब? बाबर ने सवाल किया। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बस्ती वाले बिला वजह किसी को इधर आने नहीं देते, इजाज़त ही नहीं है, और पुलिस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तेरे ख्याल में कहाँ की पुलिस आ सकती है? हमारे मुल्क की तो नहीं आ सकती, ये मामला उनकी हदूद से बाहर है। पड़ोसी मुल्क की पुलिस का दाखिला यहाँ मुमकिन नहीं है, वो सरहद पार नहीं कर सकती। बस्ती की पुलिस को इससे कोई दिलचस्पी नहीं कि सीज़न में शिकारियों के साथ क्या होता है। आते हो पैसे देकर देकर आओ, मरते हो तो मर जाओ, वापस पैसे देकर चले जाओ। इसलिए मेरे भाई, यहाँ इसका देखने और पूछने वाला हमारे सिवा कोई और नहीं है। जैगब ने तफसील बताई। बाबर ने एक इत्मीनान सा बख्श सांस ली। उसे याद आ रहा था कि किस तरह उसने इब्राहिम को वरगलाया था। कहीं उसने तो अपना हिसाब बराबर नहीं कर लिया? अगर उसने ये काम किया है तो कुछ बुरा नहीं किया। उसने भी तो जूनी जैसी लड़की को इस कदर अजियत पहुंचाई थी, जो वो आज तक भुगत रही है। उसने ख्यालों ही ख्यालों में उसे इंसाफ करार दे दिया। उन्होंने मिलकर थोड़ी बर्फ़ हटाई तो साफ नज़र आ गया कि उसके सीने पर ऐन दिल के मुकाम पर गोली का वाज़ेह निशान था। किसी ने करीब से सही निशाना लेकर गोली चलाई थी, और एक ही गोली काफ़ी साबित हुई। ख्वाबनगर